फाइन। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। तो आज का जो टॉपिक है मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये रिकॉर्डिंग रहे, इस वजह से मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। तो आज के लिए जो टॉपिक है उसका रीज़न यही है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसे भी प्रॉब्लम आता है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी बहुत सारे सीख ले, 4 5 6 7 जो भी है, बट मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उसको कब अप्लाई करना है कब अप्लाई नहीं करना है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ें ऐसा है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। मैं जो चीज़ में बार बार बोलता हूँ उस चीज़ को मैं फिर से बताऊँगा कि सिर्फ स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो कभी हमारे लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि कोई भी अगर लड़ाई में भी अगर हम लोग बात करें, सिर्फ हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हमारे पास गन्स वगैरह है, लेके मैं लड़ाई करने चला जाऊँ मैं बॉर्डर पे, तो जितने का सक्सेस उतना नहीं रहेगा। जो उसके पीछे साइकोलॉजी होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ये सारे चीज़ होना चाहिए, तब जाके जीत मिलती है। सेम इधर भी स्टॉक मार्केट में भी सेम कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो माइंडसेट है जिसको साइकोलॉजी भी बोला जाता है, तो इसका काम मैं जितना दूर देखा हूँ कि 60% होता है। अब माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। लाइक क्या होता है कि माइंडसेट के साथ साथ साइकोलॉजी का पार्ट भी अगर हम लोग ऐड करें, अगर हमें पता है कि मार्केट अभी फॉल कर रहा है, मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बाई करने जा मतलब बाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि मेरा जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एंड कभी भी फॉलिंग नाइफ बोला जाता है, तो उस नहीं करना है, बाय नहीं करना है जब तक हमें कोई कंफर्मेशन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रॉफिट के टाइम आता है, जब हम लोग बुल रन करते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमें कहाँ पे निकलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा सा प्रॉफिट 2 3% लेके निकल जाते हैं, फोमो का शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, एंड वो लॉस कर देते। तो ये सबसे पहले हमें ये माइंडसेट बनाना है कि हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीज़ सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है। हमें ये नहीं पता कि हमें कितना भूख लग रहा है और हमने 2 3 प्लेट खाना लेके बैठ गए, तो ऐसा नहीं चलता है। हमें भी पता है अगर भूख लगता है मैं आधा प्लेट खा सकता हूँ, तो फिर मैं 2 3 प्लेट क्यों लूँ। मुझे हर रोज़ अगर कमाना है या फिर रेगुलर बेसिस पे कमाना है, तो मुझे उस हिसाब से कमाना पड़ेगा, ना कि मैं एक बार में 100% 200% के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में हमें डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। आप किसी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 2 साल लगा रहे हो, आप 100% 200% कमा रहे हो। एंड स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं एक हफ्ते में 100% 2% कमाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। दोनों अलग, टोटली डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे भी साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, हमारे थिंकिंग भी अलग रखना पड़ेगा। लाइक इस हिसाब से हो गया कि जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके आते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट होके आते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के एक्सपेक्टेशन सेम हो नहीं सकता है। चीज़ें रेक्टिफाई कब होता है, जब उस पर हम लोग काम करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, काफ़ी सालों तक हम काम करते 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 जब धीरे बढ़ते, तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, प्रमोशन आता है, नए जगह पे जॉब मिलता है। तो सेम स्टॉक मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। नॉलेज जितना लोगे अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना होगा धीरे 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 धीरे, तब जाके स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। किस में कितना लेना है, किस हिसाब से ट्रेड करना है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा मैटर है। मैं इंट्राडे में 5 10% के लिए होल्ड नहीं कर सकता, स्विंग में मैं 50 60% के लिए मैं होल्ड नहीं कर सकता, वो कभी कभी हो जाएगा। और सेम वही चीज़ है कि मैं इंट्राडे में 1% लेता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी 1% लूँगा, नहीं, वो भी गलत है।
अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कैंडल बन गया, ऐसा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन गया कि अभी मार्केट रिवर्स जाएगा, तो मतलब आपका एंट्री गलत है। अब एंट्री गलत क्यों होता है कि वहाँ पे भी हमारे माइंडसेट खराब है कि जब एंट्री का टाइम है तब हम डरते हैं, अगर रिवर्स आ गया, रिवर्स आ गया, इस हिसाब से मार्केट को छोड़ देते हैं, टॉप पे जाकर पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो यही रीज़न है, माइंडसेट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब इनमें से क्या होता है, साइकोलॉजी के बारे में हमें पता चल गया, मार्केट के बारे में कुछ न्यूज़ हो, मार्केट का डेप्थ हो, मार्केट का ब्रेथ हो, ये सारे चीज़ मतलब काइंड ऑफ मार्केट का नॉलेज, एक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए जिसका मतलब 10% एटलीस्ट इफेक्ट करेगा। ये एक्चुअली 70% माइंडसेट साइकोलॉजी में आता है, बट मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि लोग मार्केट के ऊपर नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे न्यूज़ चलता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो पूरे मार्केट पे एक इफेक्ट आ जाता है। तो हमें मार्केट के बारे में लिटिल बिट न्यूज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेप्थ एनालिसिस करना है। हम लोग अगर अभी स्टॉक्स के ब्रोकर भी देखते तो वहाँ पे भी न्यूज़ आ जाता है, मनी कंट्रोल में भी न्यूज़ आ जाए, ऐसे ही एक एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कभी जैसे न्यूज़ आ जाता है कि अदानी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में आता है, या फिर कैश आउट हो रहा है, या फिर डिक्सी ऊपर जा रहा है। तो इतना सा अगर नॉलेज होगा तो हमारे लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक्स के बारे में हम लोग जानने जाए, वो पॉसिबल नहीं। एक ओवरऑल मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या फिर मॉर्निंग में जब हम लोग ट्रेड करने जाएंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में पूरा नेगेटिव है या फिर मिक्स है या फिर ग्रीन है। ये देखने में हार्डली 1-2 मिनट लगता है। जिनको और ज़्यादा डेप्थ में जानना है 5-10 मिनट 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, बट एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। हम क्रिकेट खेलने हैं, हमें पिच के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब सेटअप के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेटअप 20% आपको हेल्प करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सेटअप ओनली 20% हेल्प करेगा। किस विषय में? आपका एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ समझने के लिए सेटअप हेल्प करेगा, और कुछ नहीं, इसका बस इतना ही काम है। ठीक है। गाड़ी आप खरीदे तो गाड़ी खरीदने से पहले उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उससे पहले कितना माइलेज देता है, कौन सा कंपनी का है, उसका मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। बाद में गाड़ी चलाने का जो टेक्निक है वो तो चल ही जाएगा, पर उससे पहले अगर आप ख़राब गाड़ी ले लिया, सेकेंड हैंड गाड़ी ले लिया जो कभी भी ख़राब हो सकता है, बीच रास्ते पे रुक सकता है, तो अगर बिना जाने कोई गाड़ी खरीद लेते तो वो हमारे लिए इफेक्ट होता है। बट गाड़ी आपको चलाना आता है तो ठीक है, चलिए, वो चलने में आपको हेल्प करेगा। एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या है जो मैटर करता है, वो है कैपिटल। आपके पास 20,000 है, आपके पास 10,000 है, लोगों के पास 10-20 हज़ार है तो ऑप्शन ट्रेड के लिए जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं हर दिन 1,000 रुपए बना के 10,000 को 20 दिन में एटलीस्ट मैं 10-12 हज़ार बना लूँगा तो मेरा 30,000 कैपिटल हो जाएगा। 30,000 को मैं 40 कर लूँगा नेक्स्ट मंथ, 2-3 महीने में 50,000 कर लूँगा, 1 साल में मैं 2 लाख कमाऊँगा, उसके बाद स्विंग ट्रेड में आऊँगा। पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ट्रेड इंट्राडे में इतना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से टैक्सेशन का जो रूल्स आया उसके बाद तो और भी पॉसिबल नहीं है। और मोर इम्पोर्टेंट है कि अप टू जनवरी, फरवरी, मार्च तक ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट जिस हिसाब से काम करता था अभी नहीं करता है। लास्ट 4-5 महीना का चार्ट उठा के देख लेना कि मार्केट कभी भी ट्रैप करता है। लोगों को लगता है कि फॉल हो रहा है, जैसे वो लोग पुट खरीद लेते हैं, बाद में देखता है कि मार्केट पूरा रोलर कोस्टर देके ऊपर आ जा रहा है। कभी कभी लग रहा है कि हाँ, ये सेटअप के हिसाब से तो अभी हमारा मार्केट साइडवाइज जाएगा, उस हिसाब से हम लोग स्प्रेड वगैरह खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वन साइड रैली दे देता है। अब वो भी रैली इस हिसाब से देता है, पहले सबका स्टॉप लॉस लेता है। देख लेना, बैंक निफ्टी कोई भी चार्ट खुल कर देख लेना। स्टार्टिंग में सबको पता है कि मार्केट में मॉर्निंग सेशन में सबसे ज़्यादा ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये लोग 10:30-11 बजे तक पुट वालों का भी स्टॉप लॉस लेंगे, बाई का भी स्टॉप लॉस लेंगे, एंड उसके बाद मार्केट वन साइड मूव देगा। ये हो रहा है, सबको पता है। इसमें क्या हो रहा है, अपना जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं अपना अकाउंट देख लेना, अपना अकाउंट हर महीना ख़त्म हो जाता है। सिंपल चीज़ है।
ठीक है। ये सारी चीज़ मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं इफ़ेक्टिवली काम करता हूँ, कभी कभी 1 लॉट 2 लॉट से भी काम करता हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ होता है, इसलिए मुझे पता है। बट हाँ, मुझे पता है कि मेरा लिमिटेशन क्या है। अगर आपको लिमिटेशन नहीं पता होगा, आप पूरे कैपिटल अगर ऑप्शन ट्रेड में डालोगे तो कभी स्विंग ट्रेड में आ नहीं पाओगे, कभी पैसा भी नहीं कमा पाओगे। और ये बात सब लोग कहते हैं कि स्विंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में ही पैसा है। ठीक है, लोग तो बेवकूफ़ है नहीं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे नहीं। तो कैपिटल मैटर करता है। अगर आप लर्निंग फेज में हो, 10 20 50 1 लाख इनफ है लर्निंग फेज के लिए। जितना भी आप कमा रहे हो, 5% 10% जो भी है आपके लिए सही है। जब आप एक बार एक्सपर्ट बन जाओगे, कैपिटल आप कहीं से भी लाओ, कैसे भी करके लाओ, जो भी है, तो उस हिसाब से आप कमा सकते हो। कमाने से पहले हमें चीज़ों में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि हमारे जो गलती होने का चांसेस है, ये जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, एंट्री में डर लगता है, एग्जिट में भी डर लगता है, वो सारी चीज़ जब खत्म हो जाएगा तब ज़्यादा कैपिटल लाओ। क्योंकि मार्केट में 1 2 साल में कोई ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन नहीं सकता है, टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक 2 3 महीना में 1 2 साल में बन नहीं सकते, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। तो ये था एक साइकोलॉजी का पार्ट एंड स्विंग ट्रेड का एक काइंड ऑफ एक थियोरेटिकल बता दिया गया कि हम मार्केट में क्या हो सकता है एंड किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, माइंडसेट में, मार्केट नॉलेज में एंड कैपिटल सेटअप। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ये चीज़ होने के बाद अब आता है मार्केट का कुछ रूल्स। अब डायरेक्ट हम लोग कोर स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या है कि एक स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, एक स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कैनर पे एक स्टॉक्स आ गया और हम लोग मुंह उठा के उसको ले लिया, नहीं, नहीं होता है। यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग स्कैनर पे स्टॉक्स आने के बाद भी वो स्टॉक्स नहीं चलता है। रीज़न नहीं है कि वो लोग सिर्फ स्कैनर के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, तो फिर स्कैनर क्यों यूज़ करते हैं? भाई, स्कैनर में जो स्टॉक्स आ रहा है उसको देखने का एक तरीका है, वो जो मैं आज बताऊंगा। उससे पहले कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने का क्या सही तरीका होगा, उसका एक लिस्ट बनाता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने शेयर भी किया था। वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगा। सो मैं भी देख देख के मैं बना रहा हूँ, काइंडली आप लोग भी नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता होना चाहिए। ये आपको एटलीस्ट थर्सडे फ्राइडे मतलब नेक्स्ट वीक के लिए जब भी प्लान करेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच नहीं सकते थे। कंटिन्यू मैं भी बोल रहा था कि अभी बाइंग मत कीजिए, अभी वेट कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए एंड लर्निंग के लिए जो भी आपके पास मटेरियल्स है उस पर ध्यान दीजिए। तो ट्रेडिंग प्लान के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले मार्केट का सेंटीमेंट क्या है वो देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, साइडवेज है, या फिर नीचे जाएगा, कुछ बैड न्यूज़ है क्या, देख लेंगे। 2 दिन सैटरडे संडे हमारे पास इनफ टाइम है। बहुत सारे लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं, मनी कंट्रोल भी फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा मार्केट का सेंटीमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अभी पैसा, देखिए पैसा आपका हार्ड मनी है, आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, आपके पैसा, तो उस पर तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बिना रिसर्च किए आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 2 नंबर पे क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट अगर फेवर में है, क्योंकि कैश में जब ट्रेड करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कैश में ट्रेड करेंगे तो आप बाइंग के बारे में ही सोचेंगे इक्विटी में। एंड मैं इक्विटी कैश में इसलिए बोलता हूँ कि इसमें सेलिंग उतनी फ्रिक्वेंट नहीं आती है जितना फ्यूचर में आता है। चार्ट पे भी आप देख लेना कि जितने सारे इक्विटी में रैली आता है वो मैक्सिमम जो कैश सेगमेंट है उसी में आता है, ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा
जो कैश सेक्शन में है, एफ स्टॉक्स नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको ज़्यादा फोकस करो। जो स्टॉक्स एफ में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स को सेकंड प्रायोरिटी में डालेंगे। अगर अच्छा सेटअप बनेगा तो कुछ एक 5-10% का टारगेट रख के हम लोग कर सकते हैं। हेवी वेट स्टॉक्स जैसा रिलायंस हो गया, इस टाइप के जो हेवी वेट स्टॉक्स है उसको हम लोग नेगलेक्ट, मतलब निफ्टी 15 जितने सारे स्टॉक्स है हेवी वेटेड, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले सकते हैं, बट ट्रेड के लिए अवॉइड करें तो ही बेटर है। ये चीज़ नोट कर लेना, इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, एंड ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड थिंग क्या होगा, मार्केट का सेंटिमेंट पता होने के बाद अपने को सेक्टर एनालिसिस पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्टर एनालिसिस पता होना चाहिए। अब ये सेक्टर एनालिसिस में क्या आता है, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोचेस आता है। सेक्टर एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं निफ्टी या फिर निफ्टी 500 ये स्टॉक्स का या फिर मार्केट का या फिर सेक्टर का एक डायरेक्शन बताए। हम लोग ज़्यादातर देखे हैं, सबको ही पता है, निफ्टी अगर नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स भी नेगेटिव साइड में फॉल हो जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है, या फिर मार्केट में मूड नहीं रहता है ऊपर जाने के लिए या फिर बाइंग साइड में जाने के लिए। तो इसीलिए इंडेक्स एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। निफ्टी फेवर में नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इंडेक्स में अगर सब कुछ है, अगर एक दिन पहले देख रहे हैं कि इंडेक्स अपने फेवर में है, बाकी सेक्टर में शायद 2-4 ऐसे सेक्टर है जो हमारे फेवर में है, वो 2-4 सेक्टर में से हम लोग स्टॉक्स को उठाएंगे, तो हम लोग मंडे के लिए प्लान करेंगे। अब अगर मंडे देखे कि निफ्टी नेगेटिव जा रहा है 1 बजे 2 बजे तक नेगेटिव जा रहा है, तो फिर हम लोग कोई प्लान फर्स्ट अप में नहीं करेंगे। अगर देखे कुछ अच्छा पैटर्न बना के निफ्टी 2 बजे के बाद 3 बजे के आसपास ऊपर आ रहा है, इसका पोटेंशियल है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तो हम लोग 3 बजे के बाद उस दिन प्लान करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे फर्स्ट अप में। ठीक है, समझ में आया? चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर निफ्टी मंडे के दिन हमारे फेवर में नहीं है, नेगेटिव जा रहे हैं, तो 10 बजे के अंदर और कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 3 बजे के आसपास मार्केट में आएंगे, देखेंगे कि निफ्टी का कंडीशन क्या है, सेक्टर का कंडीशन क्या है। अगर हमारे फेवर में है तो 3 बजे के आसपास हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि देखो, एक नाव है, नाव में अगर 100 लोग एक डायरेक्शन में नाव को लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ 10-12 लोग हैं वो उल्टा डायरेक्शन में नाव को लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही होगा ज़्यादातर लोग नाव को जिस साइड ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसी साइड चलेगा। इंडेक्स में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, ब्रॉडर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहता है। तो स्टॉक्स अगर बाइंग सिग्नल दिखा रहे हैं, इंडेक्स सेलिंग दिखा रहे हैं, सेक्टर सेलिंग दिखा रहे हैं, तो फिर सिर्फ स्टॉक्स के पीछे मत भागो ना। जब सब लोग साथ होंगे तभी हम लोग भी होंगे। उसी हिसाब से हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स को अल्टीमेटली मूव वही लोग कराते हैं, कोई और नहीं। आई होप इतना समझ में आ गया। तो सेक्टर देखने के बाद, सेक्टर जो भी सेक्टर हमारे लिए अच्छे हैं उस सेक्टर में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होता है क्या है, अगर हम लोग स्टॉक्स भी, हमें अच्छा खासा स्टॉक्स मिल गया सेक्टर से, तो उस स्टॉक्स में हम लोग स्टेज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टेज एनालिसिस करेंगे। अब वो स्टेज एनालिसिस में स्टॉक्स मस्ट बी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जो स्टॉक सेकेंड स्टेज में नहीं है उसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। फोर्थ में क्या होगा, CRS, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो, या फिर रेशियो एनालिसिस जो भी है वो हमारे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, CRS एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है, एक टूल है, वो हमें बताता है कि निफ्टी को ये स्टॉक्स
आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जो स्टॉक्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी फॉल हो रहा है बट वो स्टॉक्स नीचे नहीं गिर रहा है, एक जगह पे है, या फिर वो स्टॉक्स ऊपर जाने के लिए होल्ड किया हुआ है, तो स्टॉक्स में पोटेंशियल इतना है कि निफ्टी जब भी एक मूवमेंट देगा अप साइड में, वो स्टॉक ब्लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सीआरएस का इतना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कुछ पैटर्न। अभी हम लोग सीआरएस वगैरह देख लिए, कुछ इंडिकेटर भी देख लिए, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न देखेंगे। पैटर्न ये क्या है? प्राइस एक्शन। कुछ पैटर्न ऐसा है जो बहुत इफेक्टिव होता है। 3-4 पैटर्न पे अपने को फोकस करना है। वो पैटर्न अगर नियर बाय अपने सेटअप पे मिल रहा है तो उस पर ट्रेड करो बस। बाकी बहुत सारे पैटर्न, उसमें ध्यान नहीं देना है। 6 नंबर पे हम लोग आ जाएंगे सेटअप पे। पैटर्न मिल गया, अब हम लोग सेटअप देखेंगे। सेटअप के हिसाब से एंट्री एग्जिट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है फाइन। 7 नंबर पे आएंगे, जो स्टॉक्स में लेना चाह रहा हूँ उसका मिनिमम फंडामेंटल मिनिमम देखेंगे। 2-4 चीज़ें देखेंगे। मिनिमम फंडामेंटल जो वैलिडिटी है, क्राइटेरिया है, फिल्टराइजेशन है, वो मिल रहा है या नहीं। क्योंकि एकदम आलतू फालतू स्टॉक्स लेने से शायद वहाँ पे प्रोमोटर का कुछ गेम हो सकता है या फिर पैसा फंस सकता है। इससे अच्छा जिसमें फंडामेंटल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, ऊपर जाने के चांसेस है, तो उसमें ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। तो कुछ फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे। फाइनली 8 नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 50,000 का एक स्टॉक्स ले लिए, उसको वहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट आ गया। फिर से उसने 50,000 का स्टॉक्स ले लिया, फिर से 5,000 आया, तो उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब उसने क्या किया कि उनको इतना ग्रीड आ गया, वो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टॉक्स में 1,00,000 रुपए ले लिया स्टॉक्स। अब उसमें भी 10% का लॉस हो गया। डायरेक्ट जो उसने कमाया था एक दिन में, वो 10,000 खत्म हो गया, मतलब उसका प्रॉफिट खत्म। अब जब 50,000 आप डाल रहे थे उस टाइम पे आप 10% का प्रॉफिट ले। अब 1:1 के हिसाब से चल रहे थे कि मैं 10% आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर 10% आएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो जब आप स्टार्टिंग से आपका क्वांटिटी साइज, आपका कैपिटल साइज 50,000 था, ग्रीड में आकर 10,000 कर दिया, आप सेम लॉस लिए, सेम परसेंटेज वाइज, और आपका लॉस क्या हुआ, जो अपने कमाए थे वो एक बार में वाइप आउट हो गया। तो क्या होगा, हम लोग हमेशा फिक्स क्वांटिटी या फिर कैपिटल पे काम करेंगे, तो चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तो वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन प्रॉफिट हो गया तो तीसरे दिन मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा। कभी भी लॉस हो सकता है मार्केट में, ये सोच के आइए कि आपका लॉस कभी भी हो सकता है। कैपिटल को कभी भी आप आपके हिसाब से इंक्रीज नहीं कर सकता, वो आपको वाइप आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग 1 by 1 चेक करेंगे। सबसे पहले मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको आपका न्यूज़ बेस पे देखना है। आप लोग मनी कंट्रोल में देखिए, थोड़ा न्यूज़ देख लीजिए, आइडिया आ जाएगा। जो टेक्निकल पार्ट है एंड कुछ फंडामेंटल है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट आता है सेक्टर एनालिसिस से। एग्जीक्यूशन पार्ट को मैंने सेटअप के अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन पार्ट को सेटअप में मैंने डाल दिया। तो ये है, मैंने यहाँ पे जितने सारे सेक्टर्स हैं उसको मैंने एक जगह पे कंसोलिडेट करके रखा। ये सिर्फ आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट 6 मंथ का डेटा अगर देखने जाऊँ तो लास्ट 6 मंथ में अच्छा खासा परफॉर्म दिया आईटी सेक्टर। तो इस हिसाब से क्या होता है, ओवरऑल मार्केट में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल वो पता चलता है। लास्ट 1 महीना से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस हिसाब से राइट साइड में दिखेगा, ये पता चलता है। अब दिक्कत है सबके पास पेड वर्जन है नहीं, सब लोग ये चीज़ नहीं कर सकता है।
अगर इस हिसाब से करेंगे तो अपने को एक बार में दिख जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वन बाय वन सेक्टर को एनालिसिस कैसे करते वो मैं सिखा देता हूँ। एक लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा या फिर एक्सेल में डाल के रखना होगा, जो भी है आपके हिसाब से देख लीजिए। आप ट्रेडिंग व्यू पे बना के रखिए या फिर एक्सेल में बना के रखिए, जो भी है। ये सारे हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत दिक्कत होता है वो लोग 20 SMA का एक मूविंग एवरेज या फिर EMA लगा सकते हैं। वो इस हिसाब से सोच सकता है कि 20 के ऊपर अगर है तो तेरा है, अगर 20 के नीचे, सॉरी 20 के ऊपर अगर है तो मेरा है, 20 के नीचे है तो मार्केट का है। बस ऐसा सोच के जा सकते हैं। बट ये एकदम बिगिनर थॉट से, तो बहुत जल्दी आप लोगों को टेक्निकल समझ में आना चाहिए, तो वो बेटर रहेगा। फर्स्ट हम लोग निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी के लिए क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का क्या चल रहा है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि निफ्टी अभी के कंडीशन में जो है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, इस जगह से एक सपोर्ट बन रहा था। जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, आज का प्राइस कहाँ है देखेंगे, और उसके लेफ्ट साइड में हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये 2-3 मार्क करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट एक मूवमेंट लिया है। यहाँ पे एक बार लिया, इससे पहले इस जगह से मार्केट ने एक मूव लिया था। तो एक इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी एक मार्केट लिया। उसके बाद एक ट्रैपिंग वाला सिचुएशन आया, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे लिया। मतलब ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। ठीक है, एक सपोर्ट जोन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन में नहीं बनता, एक जोन होता है। ठीक है, तो एंड उसके बाद भी आज के दिन, ठीक है, आज के दिन मतलब फ्राइडे के बेसिस पे भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। अब एनालिसिस के लिए हमें हमेशा वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। हम लोग हमेशा वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो जो डेली बेसिस पे देखा, वीकली पे वो नॉइजलेस हो जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। अब वीकली पे जब आ जाएंगे नॉइज खत्म हो जाएगा एंड हम लोग नेक्स्ट वीक के बारे में, नेक्स्ट वीक नहीं एटलीस्ट एक महीना के बारे में जो अपना व्यू है वो भी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे वीकली चार्ट से। साथ ही साथ हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ से एक फॉल आया था, यहाँ से एक फॉल आया था, उसके बाद फिर से इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया। बट देखो ये जोन को यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, ऊपर आया। सेम इस जोन को इतना रिस्पेक्ट किया, मार्केट इधर से फॉल किया और लास्ट 2 वीक से इसी जोन में मार्केट फंसा हुआ है, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या हो सकता है, मैं बाइंग के बारे में तभी सोचूंगा जब इस जोन को निफ्टी क्रॉस करेगा। क्या पता यहाँ से रिवर्स आ सकता है, क्योंकि यहाँ इस जोन को बहुत बार रिस्पेक्ट किया वीकली बेसिस पे। तो मेरा नेक्स्ट वीक के व्यू वही रहेगा, जब इस जोन को अच्छी तरह से क्रॉस करेगा तभी मैं पूरे क्वांटिटी के साथ बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। प्लानिंग दूर की बात है, सोच सकता हूँ। तो ये होता है निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं ब्रॉडर मार्केट जो निफ्टी 500, इस पे भी अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डालें, काइंड ऑफ सेम पैटर्न, निफ्टी 500 में भी सेम पैटर्न बन रहा है। जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं देगा हम लोग पूरे क्वांटिटी के साथ ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं।
सपोर्ट तो चलो मैं इतना समझ सकता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे घूमेगा, बट एक रैली के लिए अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो इस जोन के ऊपर, एंड फर्दर रैली जब इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा उस टाइम पे पूरी तरह से मार्केट बुलिश कंडीशन में आ जाएगा। अभी इस हिसाब से जब हम लोग ऑटो सेक्टर में अगर हम लोग आना चाहते हैं, प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट जोन जहाँ से मार्केट 2 बार रिवर्स लिया। नेक्स्ट इस जोन के आसपास अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ से भी 2-3 बार मार्केट रिवर्स लिया, एंड इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे लिए व्यू क्या होगा कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। इसका ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे, इसका ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे, इसका ट्रेंड देखो डाउन ट्रेंड में है, एंड ये सबसे बड़ी बात है, इसका फॉल देखो एकदम शार्प फॉलिंग है। मतलब इसका जो फॉल आया, टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पे ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो फॉल है एकदम शार्प फॉलिंग है। ये जब बाइंग है, ये बाइंग का देखो, जब कंटिन्यू बाइंग हो रहा था, जब फॉलिंग है शार्प फॉलिंग है, तो जब तक ये अच्छे सेटअप नहीं बनाएगा, जैसा देखो यहाँ पे निफ्टी या फिर निफ्टी 500 सपोर्ट लिया एंड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्या निफ्टी में सेम पैटर्न कुछ दिख रहा है? ये अभी तक फॉलिंग में है, ये अभी अपना रिवर्सल पैटर्न पे उस हिसाब से अभी तक नहीं आ पाया। अगर कैंडल स्टिक के बेसिस पे भी देखेंगे तो भी देखो अपना जो बुलिश एनगल्फिंग है या फिर जो हरामी पैटर्न है उसको अभी तक क्लोज, ऊपर से क्लोज नहीं दिया, ऊपर क्लोज देने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम लोग ऑटो सेक्टर में नहीं जाएंगे। एनर्जी सेक्टर ये हम लोग सोचे थे कि शायद नेक्स्ट वीक कुछ तो देगा, बट क्लोजिंग नहीं मिला वीकली बेसिस पे, ठीक है। वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, बट बाइंग के बारे में फिलहाल मैं बायस नहीं हूँ। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पे देन मैं सोचूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि फिनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड उसने किया भी है। अभी एक जोन में आके खड़ा है जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा बना था। अब यहाँ से मैं फिनेंशियल सेक्टर के बारे में, फिनेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। एफएमसीजी मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न को देखो समझ में आ जाएगा, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना, ऊपर गया, फिर से ये रेजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं है, एफएमसीजी के बारे में मैं बायस नहीं हूँ, एंड बहुत सारे स्टॉक्स बुलिशनेस दिखाएगा, बट जो जो लोग एफएमसीजी में एंट्री किया वो फंस गया। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बैक कर रहा है। इस वीक का कैंडल उस हिसाब से बना नहीं, बट स्टिल बायर्स एक्टिव हो रहा है, तो इंफ्रा का कुछ स्टॉक्स हम लोग अपने रडार पे रखेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे, इस जगह पे ये जो ड्रॉप, रैली, फिर से ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप बेस, ये जो रैली है इस पे ध्यान देना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे हमारे फेवर में कुछ नहीं है। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, लास्ट वीक भी बोला, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, एक चीज़ को नोटिस करो, चलो एक चीज़ दिखा देते हैं। आउट परफॉर्मिंग का जो लॉजिक है उसको यहीं पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे वीकली लगा देता हूँ, फाइन। दोनों चार्ट को अच्छी तरह से नोटिस करना।
दोनों चार्ट को अच्छी तरह से नोटिस करना। मेरा जो कर्सर है उस पर नोटिस करो, ठीक है। ये जो कर्सर है मैं लेफ्ट साइड में, सॉरी मैं राइट साइड में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये है 30 सितंबर, सबको दिख रहा है 30 सितंबर निफ्टी 50 का चार्ट पे कर्सर, सब लोग हाँ दिख रहा है सर। ओके। तो 30 सितंबर निफ्टी में एक फॉल आया। अब निफ्टी आईटी को देखो, धीरे धीरे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी बहुत गिर रहा है। निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया, निफ्टी में फिर से फॉल आया, बट अपना निफ्टी आईटी कम बैक कर रहा है। निफ्टी में फिर से फॉल आया, निफ्टी आईटी कम बैक कर रहा है। निफ्टी अब एक पैटर्न बना रहा है रिवर्सल का, निफ्टी आईटी ऑल टाइम रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, निफ्टी धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। निफ्टी आईटी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी थोड़ा सा मूव दिया और निफ्टी आईटी बूम हो गया। तो आउट परफॉर्मिंग का मतलब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है। किस हिसाब से एक सेक्टर को एनालिसिस करना है, किस हिसाब से एक स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, आउट परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स है सेक्टर है उसको कैसे ढूंढे, आई थिंक समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, यही चीज़ मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंडेक्स गिरे, स्टॉक्स गिरना नहीं चाहिए, नहीं चाह रहा है, सेक्टर गिरना नहीं चाह रहा है। जस्ट मिनट, चार्जिंग में डाल देता हूँ, नहीं तो अभी बंद हो जाएगा। तो इंडेक्स इंडेक्स एक छोटा सा पुल बैक लेके या फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा, सेक्टर ब्लास्ट होगा। यही रीजन था जब सेक्टर इस जगह पे था मैंने एचसीएल टेक को लिया था, और कोई रीजन नहीं, मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा था। चलो, एक आईटी सेक्टर और एक फिनेंशियल सेक्टर हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमारे प्लानिंग में आ गया। मीडिया में कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड यहाँ से पिछले वीक मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था एंड यहाँ से रेजिस्टेंस करके फिर से वापस आ रहे। मीडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेटल स्टिल धीरे धीरे चल रहा है, एक पैटर्न भी बनाया, बट उस हिसाब से मेटल में मैं नहीं हूँ। मैं लास्ट वीक भी बोला था पैटर्न बना रहे पर मेटल का स्टॉक से रखो, बट स्टिल जब तक ना एक अच्छे कैंडल बनाएगा मैं उसके ऊपर बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। एंड देखो ये एक रेंज है, इस रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो एक छोटा सा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। बट कोई भी स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट तभी आता है जब रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो मेटल में मैं उतना बुलिश तो मतलब हूँ नहीं। फार्मा सपोर्ट ले रहा है बट स्टिल इस जोन को ब्रेक नहीं किया। अगर वीकली बेसिस पे एक जोन के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं शायद फार्मा के बारे में सोचूंगा। पीएससी भी कुछ खास नहीं है, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। बैंकिंग सेक्टर एंड फिनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर को एंड फिनेंशियल सेक्टर तीनों को हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे। रियलिटी सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है, स्टिल नियर बाय का रेजिस्टेंस है, बट रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। होप ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाए। लेट्स सी, रियलिटी सेक्टर भी हम लोग रखेंगे अपने वॉच लिस्ट पे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अपना आईटी सेक्टर। डिक्सी कम बैक कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। विक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नियर बाय रेजिस्टेंस है, बट अभी भी एक दो हफ्ते के लिए हमारे पास मौका है, इसको भी हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे। हेल्थ केयर साइडवेज हो चुका है एंड इस वीक में कोई डिसीजन नहीं है। सेक्टर जब तक इस
इंडिसेसिव कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग ना दे, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्टर एनालिसिस में तो हमारे पास फाइनली क्या क्या आ चुका है वो देख लेते हैं। एक है आईटी सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये तीन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके अलावा मेटल थोड़ा सेक्टर सा को रख इंफ्रा भी सकते हैं। था। हाँ हाँ बोले। थोड़ा सा इंफ्रा भी था। अच्छा इंफ्रा भी था, ओके। मेटल को रखेंगे, इंफ्रा को रखेंगे, ये सारे क्या है, ये हमारे बी कैटेगरी में चला जाएगा। अप टू बैंक तक ए कैटेगरी में आ जाएगा, एंड बी कैटेगरी में क्या हो जाएगा, मेटल एंड इंफ्रा। इसमें कब ट्रेड करेंगे, जब जो रेंज हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ रहा है, तब हम लोग उस पर ट्रेड देखेंगे। सर मेरा एक सवाल था। बोलो। सर जैसे आपने बताया सेक्टर एनालिसिस में, तो मैंने 3 मंथ का निफ्टी का आउट परफॉर्मिंग में देख रहा हूँ, तो 3 मंथ में देख रहा हूँ तो 31.46% आईटी चला हुआ है। हम्म उसके बाद 14.69% कौन सा सेक्टर है, हेल्थ केयर। हम्म उसके बाद यानी निफ्टी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है आपको बहुत सारे सेक्टर है। 1 2 3 4 4 सेक्टर है। हाँ अभी क्वेश्चन जो बताओ। निफ्टी से भी ऊपर चल रहा है। हाँ तो ये सब सेक्टर का स्टॉक अगर मिले उस टाइप का ब्रेकआउट, तो या पुल बैक में मिलता है तो बाय कर सकते हैं ना। मैंने अभी क्या समझा है, अगर आपको स्विंग ट्रेड अभी के दिन में करना है, अगर आप 3 महीना 4 महीना पहले करते हैं, तो वो सारे स्टॉक्स इतने परसेंट करके रिटर्न मिल जाता है लगभग। ठीक है। आप तो 3 महीना पहले के हिसाब से आज के डेट में देख रहे हो, राइट। 3 महीना पहले अगर आप सेक्टर एनालिसिस करके वो सारे स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, तो आज के डेट में इतना रिटर्न, इसके आसपास रिटर्न आ जाता है। वही ऑन एन एवरेज 31% 41% होता है। ठीक है, सेक्टर बेसिस पे। आज के डेट में जब आप मंडे ट्रेड करोगे, तो आज के हिसाब से एनालिसिस करोगे कि अभी कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। आज से जब आप स्टॉक्स को ले लोगे, 3 महीना बाद जब आप चेक करोगे कि हाँ इतने सारे सेक्टर 30% 40% दे दिया, और मैंने 3 महीना पहले एनालिसिस करके ये सारे स्टॉक्स को ले लिया। आप देख रहे हो जो हो चुका है। अभी मंडे हमें देखना है कि क्या होने वाला है। ओके। तो मंडे के डेट के हिसाब से फिलहाल हमारे पास आईटी, फिनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे आज के डेट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है एंड ऊपर जाने के लिए रेडी है, चांसेस है। ये तीनों सेक्टर, मेटल एंड इंफ्रा रेडी हो रहा है। अगर मंडे या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर इसने अपना जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है, तो मेटल सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर भी भागने लगेगा। आप जो देख रहे थे 3 महीना पहले, वो सारे स्टॉक्स रेडी था, सॉरी सेक्टर रेडी था। आज के डेट में ये सारे सेक्टर रेडी है। मे भी ऐसा हो सकता है जिन्होंने 3 महीना पहले यहाँ पे एंट्री किया होगा, उसको छोटा सा एक पुल बैक मिला, उनके लिए तो प्रॉफिट है, क्योंकि उनका एंट्री फॉर एग्जांपल इस जगह पे है, उन्होंने बहुत पहले बॉटम को कैच कर लिया, फिर आउट परफॉर्मिंग जो कंडीशन है उसको मैच कर लिया। आपके लिए शायद वो मुनाफा ना दे, क्योंकि आप बहुत लेट आ चुके हैं। तो आज के डेट में आपको क्या करना है, जो स्टॉक्स मुझे उस टाइप का मुनाफा दे सके, जो सेक्टर उस टाइप का मुनाफा दे सकते हैं, उसी सेक्टर को हम लोग फॉलो करेंगे। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा व्यू रहता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, राइट। तो उस बेसिस पे भी हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं। समझ में आया? ओके। ठीक है। तो ये टॉपिक क्लोज हो चुका है। अब आते हैं स्टेज एनालिसिस। फॉर एग्जांपल है आईटी स्टॉक्स। ठीक है। आईटी स्टॉक्स में जैसा मैंने जो होल्ड करके रखा है वो मैं दिखा देता हूँ, एंड स्टेज एनालिसिस उसी स्टॉक्स में मैं बता देता हूँ। ये है मेरा HCL टेक। अब यहाँ पे आते हैं
स्टेज एनालिसिस कैसे करें? स्टेज एनालिसिस को सबसे फॉर एग्जांपल है जितने सारे आईटी स्टॉक्स है, तो वो स्टॉक्स देख के मुझे लगा कि हाँ ये एक स्टॉक्स है, शायद ये ऊपर जा सकता है, बट ये देखना ज़रूरी है कि देखो एक भी कोई भी स्टॉक्स हो स्टेज कैसे बनाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद एक एक्यूमुलेशन जोन जाता है जो इंस्टीट्यूशन क्लियर ओनली बाइंग करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि जब तक वो लोग बाइंग नहीं करेंगे, पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर आता है। उसके बाद फिर से एक धीरे धीरे एक एक्यूमुलेशन जोन होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, एंड धीरे धीरे मार्केट नीचे फॉल करता है। तो ये जो जोन होता है एक्यूमुलेशन जोन, ये आपका हो गया स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 1 जिसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये स्टेज 1 है। नेक्स्ट स्टेज 1 ब्रेक होने के बाद एक रैली होना स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बुल रैली बोलते हैं, वो होता है स्टेज 2। बुल रन के बाद बड़े बड़े लोगों का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है एंड काइंड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। यहाँ से हेवीली सेलिंग प्रेशर के लिए एक एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद मार्केट फॉल होता है। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है एंड स्टेज 4 है। हमें ओनली कैश मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग में हमें ओनली एंड ओनली स्टेज 2 में काम करना है, बाकी किसी भी स्टेज को नहीं देखना है। किसी और स्टेज के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी इसको प्रैक्टिकली चार्ट में कैसे समझे वो अभी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पे कुछ इंडिकेटर के यूज करेंगे। एक होगा मेरे लिए वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है, स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली बेसिस पे होगा। सबसे पहले 30 EMA या फिर SMA यूज करेंगे। अगर वो स्टॉक्स आज के डेट में 30 EMA के ऊपर है, वीकली बेसिस पे अगर बता रहा हूँ, तो वो क्या है, वो आपके स्टेज 2 कंडीशन में है एज वेल एज वो बुलिशनेस में है। इसके साथ और एक EMA ऐड होगा जो है 10 पीरियड EMA। वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे 10 पीरियड EMA हो जाता है 50, बट वीकली पे वही हो जाता है 10। इसका कलर चेंज कर देते हैं। स्टेज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड स्टेज में स्टॉक्स नहीं है तो फिर स्टॉक्स आपको फंसाएगा। अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज ब्रेकआउट चाहिए। फर्स्ट कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉक्स वीकली बेसिस पे फर्स्ट स्टेज जो होगा उसको ब्रेकआउट चाहिए, एंड उस टाइम पे साथ ही साथ 10 वीकली मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। रेड कलर है 10 EMA, ब्लू कलर है 30 EMA, एंड ये वीकली चार्ट अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये 10 EMA है, ये 30 EMA है। 30 EMA नीचे है, 10 EMA ऊपर है, और ये जो जोन है ये आपका स्टेज 1 है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला एंड सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक नोट डाउन कर लिया गया। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टेज 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, किसी भी बुक्स में नहीं होगा, जब भी स्टेज 1 से स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है, फर्स्ट टाइम जो बेस बनाता है, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जो बेस बनाता है नियर 10 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे, नियर 10 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे, उस जगह पे अगर हम लोग ट्रेड करें
सेम चीज़ अगर इसको मैं डेली चार्ट में लेके जाऊँ, सबसे पहले वीकली पे एनालिसिस करना है, उसके बाद डेली पे आना है। देखो डेली पे क्या ये कंसोलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो बेस पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है। वीकली में ये ढूंढना आसान होता है, उसके बाद डेली पे आ जाओ। डेली में ट्रेड अल्टीमेटली हमें डेली में ही करना है, बट एनालिसिस वीकली के बेसिस पे करना है, ठीक है। एंड ये पैटर्न जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता है एंड अपने को ब्रेकआउट मिल जाता है, नेक्स्ट बेस की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, तब तक ये 16% दे दिया। वो भी एचसीएल एक हेवी वेटेड स्टॉक्स है जो 16% दे रहा है। फिर से बेस बनाया 10 पीरियड मूविंग एवरेज के पास, ये है सेकंड टाइम। उसके बाद मार्केट का थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, ब्रॉडर मार्केट, इसलिए फर्दर यहाँ पे बेस बन गया। उसके बाद अभी फिर से चलने लगा। तो इस तरह से 3 से 4 बार अगर वीकली 10 ईएमए के पास पैटर्न मिलता है, 3 से 4 बार तो ट्रेड करेंगे। अगर देखेंगे नहीं बहुत ज़्यादा बन गया तो स्टॉक्स पे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। चीज़ें नोट डाउन कर लो। एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, और एक बार अगर बनेगा तो 4 बार। मैं तो बोलूँगा फर्स्ट 3 इज द बेस्ट। मैं 3 बार होने के बाद उस स्टॉक्स में छोड़ता नहीं हूँ। ये वो स्टॉक्स है जब सारे स्टॉक्स गिर रहा था, मेरा 1909 पे आई थिंक बाइंग था, इस जगह के आसपास कहीं पे तो था। एंड ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। जब मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे मैंने एचसीएल टेक को उठाया। क्यों उठाया? सेक्टर एनालिसिस के बेस पे। एंड इसने अभी आई थिंक 3-4% के आसपास मेरे प्रॉफिट में होगा। देख लेते हैं कितना परसेंट दे रहा है आज के डेट में, कुछ 3% के आसपास। वो भी एचसीएल एक हेवी स्टॉक्स। मैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में गया ही नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप का तो रैली अलग ही होता है। और एक स्टेज एनालिसिस देख लेते हैं, रैंडम में उठा रहा हूँ, ठीक है, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। इसको हटा दूं। यहाँ पे देखो 30 ईएमए के नीचे 10 ईएमए चला गया, अवॉइड। ये पूरे जोन को अवॉइड, ये रेजिस्टेंस जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे एंट्री करो। नहीं कर पाया कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे एंट्री करो स्टेज 2 में। नहीं तो इतना खूबसूरत एक पैटर्न बना रहा है, इसके बाद एंट्री करो। एंड मिड कैप स्मॉल कैप का खूबसूरती यही है, 54%। लार्ज कैप में जो 16% होता है। और एक देख लेते हैं, ब्लू के ऊपर रेड आ गया, हम लोग इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं। इसके कहीं जगह पे हम लोग अगर हम एंट्री करते हैं तो कितना परसेंटेज आता है देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम बेस यहाँ पे बनाया, यहाँ तक बुक 38%। अगर हम लोग बेस तक भी अगर लेते हैं तो 23 या फिर 25%। ये होता है स्टेज एनालिसिस, इजी वे में है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़, जो स्टॉक्स इस टाइप का शांति से रहता है वो बेस्ट है। लो वोलाटाइल स्टॉक्स देखो कितना शांति से, यहाँ पे वोलेटिलिटी है ही नहीं। स्टेज 1 ब्रेकआउट, स्टेज 2 में आ गया, कहीं पे भी सेटअप ढूंढो। जैसा देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मार्क है, मैंने जहाँ पे ढूंढा था इसको, इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट बेस तक हम लोग काउंट करते हैं। 1 मिनट, 44%। फर्दर यहाँ पे बेस बनाया। अभी तो मैं डेली चार्ट पे गया नहीं, मैं वीकली चार्ट के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। अभी तक तो इसने बेस बनाया नहीं, अभी ये कंटिन्यू हो रहा है 65%। सिर्फ स्टेज एनालिसिस के बेसिस पे भी खतरनाक ट्रेडिंग किया जा सकता है एंड बहुत सारे लोग करते भी हैं। अभी बताओ स्टेज एनालिसिस में किसको दिक्कत है?
कोई प्रॉब्लम है स्टेज एनालिसिस में? कोई भी दिक्कत है बताओ। स्टेज एनालिसिस में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो 2-3 चार्ट्स अभी रिसेंटली दिखाए, उन चार्ट्स में एक फिनोमिना, एक इंसिडेंस ऐसी देखने के लिए मिली कि 10 वीकली ईएमए जब नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है 30 वीकली को, तो उस समय अगर हम ट्रेड लें तो थोड़ा अर्ली रिस्की है, रिस्की है, ले सकते हैं बट रिस्की है क्योंकि वीकली पर लेने में नहीं रिस्की इसलिए है, नहीं रिस्की इसलिए है क्योंकि नियर बाई एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड ये रेजिस्टेंस हम लोग जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला देखते हैं ना, राउंडिंग बॉटम वगैरह, हम लोग क्यों रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका एक सेलिंग प्रेशर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ, अगर ऐसा कुछ स्टॉक्स भी मिले मैं दिखाऊंगा कि कितने बार वहाँ से ऐसा भी हुआ, इतने बार वहाँ से फॉल आया बहुत सारे टाइम पे, क्योंकि वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन प्लेयर का जोन है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे मैं एंट्री करूँ, मैं किसी को करने दूँ ऐसे स्टॉक्स। क्रॉसओवर प्लस वॉल्यूम प्लस रेंज ब्रेकआउट, इससे हो सकता है? नहीं, स्टेज 1 जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा एंट्री नहीं करना भाई। इसके बाद बहुत रैली बहुत है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स पे यहाँ पे फंसा देता है। यही रीज़न है। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट ये जो वीकली बेसिस पे है। क्या फिर से बोलो। केशव राम इंडस्ट्रीज, उसमें जरा स्टेज एनालिसिस बताइए तो। केशव राम KESO है सर, KSH नहीं है, KESO है। हाँ अच्छा, ये वाला। हाँ चलो, ये तो भाई बहुत पहले इसका रैली देना स्टार्ट हो गया। ये देखो, इसने स्टेज 1 कब ब्रेक किया पता है? इसने स्टेज 1 लगभग इस जगह के आसपास ब्रेक किया। एंड यही चीज़ मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा था कि क्रॉसओवर पे ट्रेड इसलिए नहीं करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि इस तरह से हम लोग फंस जाएंगे। हमें हमेशा जो ब्रेकआउट है स्टेज 1 ब्रेकआउट, उसके लिए वेट करना है। एंड और एक चीज़ है, हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है इस टाइप का स्टॉक कब ब्रेकआउट देगा वो पता करने के लिए, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज ऐसा है, बनने के बाद मूविंग एवरेज आपका चार्ट पे आएगा। यस ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है, जिस वीक में ये ब्रेकआउट हो वहाँ पे क्रॉसओवर होगा ही नहीं। ये आपको रिफ्लेक्ट होगा नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक, जब इस जगह पे आएगा तब शायद रिफ्लेक्ट होगा। तो इस जगह को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रेकआउट के बाद सिर्फ क्रॉसओवर मैटर नहीं करता है, हमें उस टाइम पे प्राइस एक्शन भी चाहिए। तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन कब बन रहा है? प्रॉपर प्राइस एक्शन तभी बन रहा है क्रॉसओवर के बाद भी, जब अपना राउंडिंग बॉटम क्रॉस कर रहे हैं। एंड राउंडिंग बॉटम सबसे बेस्ट पैटर्न है। सिर्फ अगर राउंडिंग बॉटम के हिसाब से भी काम करेंगे तो भी बहुत है। तो ये प्राइस एक्शन एक्चुअली क्रिएट करने के बाद प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है? इस जगह पे हो रहा है। अब इस जगह पे या फिर कोई लोग यहाँ पे एंट्री ले सकता है, किसी का सेकआउट भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है, फर्दर एंट्री करो, हो सकता है। इंस्टीट्यूशन प्लेयर का जब तक उनका नहीं होगा, उनका पेट नहीं भरेगा, तब तक आपको एंट्री करने नहीं देगा। जरूरी नहीं कि हर एक स्टॉक से यहाँ से ब्लास्ट होगा, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे फंसाएगा। उसके बाद आप एंट्री करो। एंड ये ब्रेकआउट के बाद ही आपके ट्रैकर पे आएगा, इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही आप समझ पाओगे। एंड इसके बाद जो रैली है इसको लो ना, अब इतना ही ले लो, बहुत है। ये रैली भी छोड़ दो, ये जो रैली है, चलो ये भी रैली आप नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, ये रैली नहीं ले पाए। फर्दर इसने कहाँ पे बनाए? इस जगह पे बनाए। ये भी देखिए काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बनाए हैं। इसको अगर नोटिस करेंगे, इसको भी अगर हम लोग नोटिस करेंगे, देखिए इस ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी देखते हैं, इसके बाद भी इसने आज के डेट में कितना रिटर्न दिया देख लेते हैं। %32। एंड ये आज के दिन में भी बहुत अच्छा एक पैटर्न बना रहा है।
इसमें अभी भी पोटेंशियल है, वोलेटिलिटी है नहीं, ये अपने आप को रीसेट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये कुछ दिन तक और रीसेट करे। जैसा इस जोन पे देखो कितने अच्छे अपने आप को टाइम किया। अगर इसको मैं टाइमिंग के हिसाब से भी देखो इसने अपने आप को, ये एक जो जोन है, इस जोन पे एक फ्लैट पैटर्न बनाया। फ्लैट पैटर्न बनाने के बाद 31% रैली दे दिया। सेम मैं चाह रहा हूँ ऐसे स्टॉक्स में एक फ्लैट सा पैटर्न बनाए। देखो जहाँ पे जितना टाइम बिताएगा उसमें उतना पोटेंशियल होता है ब्लास्ट होने का। मतलब ये काइंड ऑफ एक रीएक्युमुलेशन होता है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कुछ दिन और यहाँ पे टाइम पास करे इसके आसपास, उसके बाद जाए। समझ गया? तो ये चीज़ है। अब कंडीशन है फिर स्टेज 3 को कैसे समझें। ठीक है, स्टेज 1 तो हम समझ में आ गए, हमें स्टेज 3 को हम लोग कैसे समझे। देखिए अगर ऐसा कुछ एनालिसिस मिले जिसमें मार्केट फॉल हुई, देखो हाँ चलो मिल गया, दोनों कंपेयर करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2, तब जगह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी एक है, यहाँ से समझते ये बेटर है। स्टेज एनालिसिस में फर्स्ट स्टेज अगर यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, इसका वॉल्यूम नोटिस करो, इसका कैंडल नोटिस करो एंड इसका मूविंग एवरेज नोटिस करो। ठीक है, अब स्टेज 3 का वॉल्यूम नोटिस करो, कैंडल नोटिस करो, मूविंग एवरेज नोटिस करो। जहाँ पे जितना वोलेटिलिटी, लोग कहते हैं ना कि वोलेटाइल मार्केट से दूर रहो, रीजन नहीं है। स्टेज एनालिसिस में स्टेज 1 एंड स्टेज 3 हम लोग तभी समझ पाएंगे जब इस चीज़ को नोटिस करेंगे। स्टेज 1 में जब एक्युमुलेशन जोन हो रहा है, शांति से होगा, मतलब आपको ऑपरेटर पता चलने ही नहीं देगा कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्यों चलने देगा भाई? वो जिस प्राइस से खरीद रहे, जिस प्राइस पे खरीद रहे, आपको क्यों खरीदने देगा? सिंपल बात है। तो इसलिए शांति से, कोई वॉल्यूम नहीं। जो लोग वॉल्यूम ट्रेड करते हैं ना, अरे स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं है, ट्रेड नहीं करेंगे। और ऐसे ही स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में होता है। सेम यहाँ पे इतना वॉल्यूम देखो, रेड वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम, अरे बहुत हाई वॉल्यूम आ रहा है, चलो स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं, ट्रेड करते हैं। इस यहाँ पे वीक देखो, जब देखो यहाँ से जब रैली लिया, छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए जा रहा है। रेड कैंडल जब आ रहा है एकदम छोटा छोटा, मतलब सेलिंग है नहीं। और इस जगह पे देखो जब नीचे से मार्केट बाय करते हुए ऊपर आ रहा है, तब कैंडल इतना छोटा छोटा बन रहा है, और ऊपर आके ग्रीन कैंडल के इतने सारे, इतने लंबा लंबा, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे। ये जो वॉल्यूम बनता है ना थर्ड स्टेज में, ये वॉल्यूम क्या होता है, ये इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस। यहाँ का वॉल्यूम देखो, नॉर्मल ब्रेकआउट दे रहा है, नॉर्मल अपना प्राइस वॉल्यूम के एवरेज से, ठीक है, ये भी चलता है। ये तो कंटिन्यूअसली ऐसा दिखा रहा है कि पूरी दुनिया बस इसी स्टॉक्स पे बाय कर रहे, सब लोग आ जाओ, तभी तो ट्रैपिंग होता है। एंड ऊपर से अपना वीपी एनालिसिस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल के रखा, उसको देख लेना कि कैसे समझ में आ जाए कि ये प्राइस एंड वॉल्यूम का कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद धीरे धीरे खत्म। तो स्टेज 3 एंड उसके साथ साथ देखो अपना मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज किया। बट इससे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी मैंने स्टेज आई थिंक वाइकअप का एक मैंने वीडियो डाला यूट्यूब में, देख लेना। क्रिटिकल जोन एंड की जोन बोल के मैंने 2 टॉपिक समझाया था, उसको एक बार देख लेना। इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि कोई भी स्टॉक्स जो है वो नीचे जा रहा है कि नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही ये जोन ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं। ये जो जोन है, तो क्रिटिकल एंड की लेवल का जो जोन है वो एक बार देख लेना। ये हम लोग डेली चार्ट में अपने को ये यहाँ पे मिल जाता है, अपने को तो वीकली चार्ट पे देखना भी नहीं होता है, डेली चार्ट पे ये पैटर्न पहले बन जाता है।
जैसे ही क्रिटिकल ये सॉरी की लेवल क्रॉस हो जाते हैं हम लोग स्क्वायर अप कर लेंगे। तो इस हिसाब से होता है। स्टेज एनालिसिस में और कोई दिक्कत? बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं सीआरएस। सीआरएस बहुत सारे लोगों को ब्रोकर टर्मिनल में नहीं मिलता है। इसमें क्या नाम है, धन में है ऑलरेडी, देख लेना कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। सीआरएस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, मैं एचसीएल टेक को लेके मैं बता रहा हूँ कि अभी के सिनेरियो में एचसीएल टेक हर एक चीज़ को मैच कर रहा है, इसीलिए अब मैं डेली चार्ट पे आ गया क्योंकि मेरा वीकली चार्ट का कहानी ख़त्म। वीकली के हिसाब से मुझे ये स्टॉक्स परफेक्ट लग रहे हैं, तो मैंने इसको अब डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। CRS नाम देख लेना, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कुछ फिट वर्क करके नाम है, 1417 इनका फॉलोअर्स है। सेटिंग, अच्छा मैंने डाला नहीं, सेटिंग बता देता हूँ एंड इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। इसका सेटिंग में मैंने CNX 500 डाला, आप लोग सिंपल सा निफ्टी 50 डाल के रखो। निफ्टी 50 ये इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, म्यूट कर लो सब लोग। अब इस चीज़ को नोटिस करो, ये जो जोन है यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है एंड मुझे ब्रॉडर मार्केट, मैं निफ्टी 500 ऐड करके रखा हूँ, निफ्टी 50 भी ऐड करूँगा तो ऐसे ही दिखाएगा, कुछ खास डिफरेंट है नहीं। ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ से ये एक लाइन खींच के रखा हूँ, ये 200 का लीन है, 200 पीरियड का है, ये मैं यूज़ करता हूँ। इस हिसाब से यूज़ करो या ना करो, एक्चुअल इसने अपना रैली बनाना स्टार्ट किया, निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया इस जगह से, ठीक है। जैसे हम लोग चार्ट पे प्राइस एक्शन पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सेम यहाँ पे भी जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद देखो कंटिन्यू। और एक चीज़ याद रखना, जो स्टॉक्स एटलीस्ट 2 महीना से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट 2 महीना से या फिर 2 महीना से बुलिश कंडीशन में है, उसी स्टॉक्स को प्रेफर करना, ना कि इस हिसाब से इसने बॉटम बनाया और मैं ट्रेड कर लूँ, नहीं, कभी भी फंस सकते हो। एटलीस्ट 2 महीना इसने आउट परफॉर्म किया या फिर 20% का एक रैली दिया अपने बॉटम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% का एक रैली दिया अपने बॉटम से या फिर 2 महीना तक बुलिश रैली दे रहा है, वैसे स्टॉक्स को ही प्रेफर करना। ये कुछ 20% इस जगह के आसपास आता है एंड ये सो ऑन कंटिन्यू। एंड CRS के हिसाब से अगर हम लोग नोटिस करें तो इसका डायरेक्शन देखो अपवर्ड, ना कि डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो, ये जब ये फॉल हो रहा था ये मार्केट जब फॉल हो रहा था, इसका डायरेक्शन नीचे मुड़ गया था, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके या फिर एक डाइवर्जेंस टाइप का भी हम लोग बोल सकते हैं, नीचे मुड़ गया था एंड साथ ही साथ मार्केट भी नीचे फॉल करने लगा। तो CRS का जो डायरेक्शन है वो इस हिसाब से अपवर्ड में होना चाहिए, तभी उस स्टॉक्स को हम लोग प्रेफर करेंगे। उसके बाद बाकी जिसको जो भी सेटअप आता है ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करो, 52 हाई जो भी है, जो सेटअप है वो बहुत सारे यूट्यूब में डाल के रखा, देख लेना, या फिर खुद का जो भी सेटअप है उस पर ट्रेड करो। तो CRS को इस हिसाब से यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे और एक इंडिकेटर क्या है, मोमेंटम के लिए RSI को यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करना कि RSI जो है वो वीकली पे एटलीस्ट 55 के ऊपर होना चाहिए, वीकली पे 55 के ऊपर होना चाहिए एंड डेली एटलीस्ट 50 के ऊपर होना चाहिए, जो क्राइटेरिया मैच करता है। तो ये काइंड ऑफ एक मोमेंटम बताता है कि हाँ बहुत जल्दी शायद अपना टारगेट आ सकता है। RSI को देखने का बहुत सारे तरीका है, छोटा सा सिंपल सा मैंने बता दिया, दोनों एटलीस्ट 55 के ऊपर होना चाहिए, देन बेस्ट कंडीशन एंड ये सो ऑन। इस हिसाब से हम लोग स्टॉक्स को
देखेंगे। कुछ पैटर्न में क्या देखेंगे हम लोग, पैटर्न बहुत सारे हैं। एक सबसे ज़्यादा पैटर्न बनने वाला जो है वो है डब्लू पैटर्न, जो हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये देखो डब्लू पैटर्न, इस पैटर्न पे हम लोग इस पैटर्न को ट्रेड करने का बहुत सारे तरीका है। कोशिश करना ये ब्रेकआउट दे एंड एटलीस्ट 2-3 मूविंग एवरेज 10, 20, 50, 100 मूविंग एवरेज इस हिसाब से क्रॉस करे, इस हिसाब से क्रॉस करे प्राइस एक्शन बनने के बाद। कुछ लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं इसके ब्रेकआउट पे, उस हिसाब से भी कर सकते हो। जैसा देखो बन नहीं रहा है, अगर नहीं बनेगा तो ज़बरदस्ती मत करना। अगर बनेगा प्रॉपर प्राइस एक्शन जैसा मेरे लिए यहाँ पे बन रहा था तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद जब रिट्रेसमेंट लेगा तो ट्रेड करो, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं एंड देन नियर बाई यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। डब्लू पैटर्न एक बहुत अच्छा इफेक्टिव है, इसका 60% रेशियो है। दूसरे राउंडिंग बॉटम का बहुत सारे मैंने दिखा दिया, उसको फॉलो करो। थर्ड है जो फ्रिक्वेंट मिलता है वो है पिन एंड, बहुत फ्रिक्वेंट मिलता है, ये तो चैनल का है, छोड़ो। क्या है पिन एंड का, ये आपको ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करके इस हिसाब से डाल देना। ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेड करो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेड करो। बस एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाओ और देखो ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ये डेफिनेटली 20 मूविंग एवरेज के आसपास, 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए, ये एक आइडिया है। एंड बेस्ट सेटअप के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि फॉलो करना है तो एक रूल्स मैं बता देता हूँ, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। 50 SMA से ज़्यादा दूर नहीं रहना। एंट्री कोशिश करो कि 50 SMA के आसपास बने। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ तो 50 SMA से ज़्यादा दूर नहीं है। 50 SMA से अगर 15%, 15-20% ऊपर अगर कोई सेटअप बन रहा है तो उसका फॉल होने का चांसेस हेवी होता है। 50 SMA को बेस बना के देखना, 50 SMA से 10% के आसपास अगर मेरा ट्रेड बन रहा है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट 50 SMA को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। ये देखो ब्लू कलर को मैंने 50 SMA बना दिया, देखो अभी फिर से 50 SMA के आसपास आ गया। 50 SMA से अगर बहुत दूर चला जाएगा तो मार्केट आने में मजबूर हो जाएगा 50 SMA पे। बाकी कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो, फॉलो करो, बस 50 SMA को बेस बना लेना। ये एक चीज़ है। सेटअप के बारे में CRS बता दिया, पैटर्न में भी बता दिया कौन सा करना है, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल एंड पिन एंड। बस इसी सेटअप पे सब बन जाएगा। कोई बोलेगा सर मैं हेड एंड शोल्डर पे मैं काम कर रहा हूँ, सॉरी, तो इसी को डब्लू पैटर्न बना लो ना, हो गया। इतना सारे पैटर्न याद करने का क्या ज़रूरत है, पॉसिबल ही नहीं है इंसान को याद करने का, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। मेरा हेड एंड शोल्डर काम बन जाता है, सॉरी, डब्लू पैटर्न से, तो मैं डब्लू पैटर्न याद रखता हूँ। मेरा कप एंड हैंडल याद हो जाता है राउंडिंग बॉटम से, तो राउंडिंग बॉटम रखता हूँ। कुछ लोग फ्लैग पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, मैं बेस बनाता हूँ ट्रेंड लाइन से। मार्केट हिसाब जा रहा है, ट्रेंड लाइन बनाए, मुझे इस हिसाब से पिन एंड ट्रायंगल पैटर्न बनाने की ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ को पकड़ो, वो चीज़ हर एक जगह पे काम करेगा। फंडामेंटल में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉक्स वगैरह सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास क्या नाम है, बहुत सारे फंडामेंटली बहुत सारे चीज़ भी आ गया होगा, सॉरी, स्टेज एनालिसिस कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब जो स्टॉक्स में ले रहा हूँ, मेरा व्यू है एटलीस्ट इसमें 15-20% अगर मैं कमाऊँ तो मुझे ये देखना है कि वो स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें नोटिस करना पड़ेगा। मैं जितना बोलूँगा उतना ही काफ़ी है। फंडामेंटल का एक सीरीज़ मैंने बना के रखा, उतना देख लोगे काफ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आता है तो फंडामेंटल में कुछ बेसिक सा चीज़ देख लो, जैसे मैं आज बता देता हूँ। ROCE देख लो, सबसे पहले ROE देखना है। ROE एटलीस्ट 15% के ऊपर होना चाहिए। ROCE 17% से ऊपर होना चाहिए,
ठीक है। ईपीएस ग्रोथ, नॉट ईपीएस, ईपीएस ग्रोथ 17% से ऊपर होना चाहिए। एफ आई डी आई का होल्डिंग 8% से ऊपर होना चाहिए। एंड उस स्टॉक्स में जो डेट टू इक्विटी है, डेट टू इक्विटी जो है वो रेशियो एटलीस्ट 0.5 के नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग अगर चाहे कि मैं फंडामेंटली ये सारे पहले सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद उसमें मैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस करूँ, और भी अच्छा है, क्योंकि इस हिसाब से आई थिंक फिक्स स्टॉक्स आ जाएगा, ज़्यादा स्टॉक्स आएगा नहीं, कुछ गिने चुने 20-30 का स्टॉक्स आएगा। तो जिनको ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, वो लोग सिंपल से ये एक क्वेरी मैंने लगाया, एंड यहाँ पे लगातार 4 क्वार्टर प्रॉफिटेबल है, ऐसे स्टॉक्स के लिए मैं एक स्कैनर बनाया। कुछ 21-22 का स्टॉक्स आ रहा है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करें तो ये स्टॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखा, अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे 26 स्टॉक्स आ रहे हैं। एंड ये फंडामेंटल जो अच्छे स्टॉक्स है, देखो यहाँ पे, देखो नाम देखो, पता चल जाएगा। CDSL, कैम्स, 3 बेनिटा वाइन, नेटको, एम्फेसिस, डॉक्टर लाल, डिक्सन, सब ये सारे स्टॉक्स हम लोग जानते हैं, एंड ये अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है। BSE में कुछ दिन पहले एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना, सब अच्छे स्टॉक्स ही है। अब इसमें जब पैटर्न बने तब हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो एक स्टॉक्स फॉल कर रहा है, इंडस टावर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा कुछ प्राइस एक्शन या पैटर्न ढूंढेंगे, एंड उसके बाद उस पर ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे, फंडामेंटली देख लेंगे। ये है अपना जो फंडामेंटल है, उस चीज़ को देख लेना। प्लस जब भी स्टॉक्स ऐड करोगे एक दिन पहले आप स्टॉक्स पे ऐड करना। जिनके पास आप स्टॉक्स नहीं है, मेरे अकाउंट से या फिर रेफरल से खोल सकते हो। आप स्टॉक्स में क्या फ़ायदा है वो मैं बता देता हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ स्टॉक्स। जस्ट अ मिनट। थोड़ी बहुत नेट स्लो चल रहा है। ओके, आप स्टॉक्स अभी लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्टॉक्स का जो बेनिफिट है वो मैं बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, प्लेलिस्ट में जाता हूँ। तो जब भी कोई स्टॉक्स हम लोग ऐड करेंगे तो उसका अगर कुछ अच्छा न्यूज़ है या फिर कुछ ख़राब न्यूज़ है, उसी वॉच लिस्ट के नीचे आ जाएगा। तो एटलीस्ट इससे हमें पता चल जाएगा, कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो उसमें हम लोग पहले से सतर्क हो जाएंगे। बाकी किसी ब्रोकर में है क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे ये चीज़ आप स्टॉक्स में दिखा, तो इसी वजह से मैं आप स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ। एंड ट्रेड करूँ या ना करूँ, मैं आप स्टॉक्स में वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी बना के रखिए, उसमें एक बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक मिनट, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद मतलब इसमें वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। रिसेंटलीच मी पुण्यामध्ये 1 BHK नाही तर 2 BHK नाही तर 4,500 स्क्वेअर फुटचा 8 BHK कुछ वीडियो अभी तुम लोगों को देखना है, वो मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
मैंने जितने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक समझाया उसको और डिटेल्स में अगर समझना है एंड प्रैक्टिस के लिए समझना ज़रूरी भी है, तो एक मिनट। प्लेलिस्ट में जाना, फंडामेंटल में कुछ 5 वीडियो है, ये 5 वीडियो देख लेना। यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी भी है। पहले से अगर स्टॉक सिलेक्ट करके काम करना है। इनफैक्ट मैंने लास्ट जो वीडियो है मैं बताता हूँ, ये जो स्टॉक्स है इसमें जो अभी 26-27 जो भी स्टॉक्स आया था, ये वाला, हाँ, जितने सारे 26-27 स्टॉक्स भी आया था इसमें, तो एक चीज़ याद रखना, इसमें उसको एक अलग से एक वॉच लिस्ट हमेशा बना के रखना, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो अगर कुछ पैटर्न बनता है, उसको बोलो बाद में आने के लिए। तो जो भी 20-25 स्टॉक्स आएगा उसमें, उसको हमेशा वॉच करते रहना। फंडामेंटली अच्छे होने के कारण उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ देगा उस स्टॉक्स पे, तो उस स्टॉक्स को ऐड करके रखना। ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, 22, 25, 26 ही स्टॉक्स रहेगा, ये एक अच्छा है। प्लस कुछ स्विंग फॉर डिविडेंड, ये सारे अगर जिसको डिविडेंड में ट्रेड करना है उनके लिए भी ये एक है। सिर्फ डिविडेंड वाला जो स्टॉक्स है इसमें आ जाएगा, एंड ये ज़्यादा नहीं, गिने चुने कुछ 10-12 स्टॉक्स है। ये भी बहुत अच्छा एक स्कैनर बेस पे है जो फंडामेंटल बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं। बट स्टिल टेक्निकल, क्योंकि अभी सबको पता चल गया है, तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पे आखिरी आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे यही है कि जिनका 1 लाख का नीचे कैपिटल है वो लोग 10 पार्ट में डिवाइड करें, 10,000 10,000 10,000, उस हिसाब से ट्रेड करें। एक ही स्टॉक्स पे पूरी कैपिटल ना डाले, 5-6 स्टॉक्स या मैक्सिमम 10 स्टॉक्स रख सकते हैं। जिनका 5-6 लाख के कैपिटल ऊपर है वो लोग, मैं ऑलरेडी बहुत बार अपना रिस्क रिवार्ड का जो वीडियो उस पर मैंने डाला है, कैसे ट्रेड करना है, एंड एक्सेल भी मैंने दे दिया, उस पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आ जाएगा कि कितने क्वांटिटी लेना है, कितना नहीं लेना है, तो उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, सो आई थिंक और कुछ है नहीं यहाँ पे। बाकी फंडामेंटल का तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट और क्या है इसमें देख लेते हैं। हाँ, मैंने किसी को अगर CRS के बारे में अगर जानना है या समझना है, सो फर्दर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी बोल के लिखा है, प्राइस एक्शन, जितने सारे पैटर्न है उसके बारे में देख लेना यहाँ पे, और स्विंग ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, टोटल 40 वीडियो है। इसका जो स्टार्टिंग 6-7 वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ से देख लेना। तो मैंने जितने CRS बताया, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वाई कप का थ्योरी, वो सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप और किसी को कोई डाउट है नहीं, तो कुछ भी है तो लास्ट टाइम पूछ लीजिए, नहीं तो सेशन नहीं पे एंड करेंगे। किसी का कोई और डाउट है?